So this is our system of linear equation, and today we are going to solve our system of linear equation using another rule, that is another method in fact, that is said to be Gauss-Jordan method. बेटा गॉस जॉर्डन मेथड के लिए आपको अपना स्टार्टिंग सेम ही रखना है जो आपने क्रैमर्स और मैट्रिक्स इन्वर्जन में सीखा है। वो क्या कि आप हमेशा ध्यान रखते हो Ax इक्वल्स टू बी का केस होता है, जहाँ पे ए आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जिसे हम रेडी भी कर सकते हैं फटाफट से। 1 2 3 2 3 8 क्या है, ये सब आपके कोफिशिएंट्स है ऊपर दी हुई इक्वेशंस के। ठीक है, ये क्या था आपका, ये है आपका ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स। बी क्या है बेटा आपके पास, बी आपके पास 4 7 और 1 दे रखा है। और x क्या है आपके पास, x इज x y z। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि क्वेश्चन में आपको रेदर देन गिविंग x प्लस 2y प्लस 3z की जगह वो x1 प्लस 2x2 प्लस 3x 3 टाइप की इक्वेशन पकड़ा दे। डोंट गेट कंफ्यूज विद इट। आपके लिए वेरिएबल अब x1 x2 और x3 रहेंगे। ऐसी सेकेंड इक्वेशन में 2x1 3x2 एंड 8x3 यूज कर सकते हैं। इट हार्डली मैटर्स। उस केस में हम यहाँ पे एक्स वाई जेड के बिहाफ पे x1 x2 और x3 लिख देते इन केस अगर आपका एक्स वाई जेड की जगह x1 x2 x3 अवेलेबल होता तो। बट फिलहाल के लिए हमारे पास एक्स वाई जेड है तो वी आर टेकिंग दैट ओनली। तो आपने अपना ध्यान, मेजर जो ध्यान रखना है वो किस पे रखना है, एक आपका ए पे जाना चाहिए ध्यान, एक बी पे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप एक नई मैट्रिक्स तैयार करते हो जिसका नाम है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, ए एंड बी को आप इकट्ठे इस तरह मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हो। दैट इज आपने ए लिखना है, साथ में बी को साथ साथ लेके चलना है। अब देखो अगर मैं इस तरह लिखूँ, ए की एंट्रीज क्या क्या थी, 1 2 3 2 3 8 1 -1 -9। और ये लाइन मैंने साथ साथ ऐसी ड्रॉ करी है। दिस इज अ सिंपल लाइन जो आप साथ में ड्रॉ करके चलोगे। ठीक है, आपने यहाँ पे बी लिखना है जो क्या था आपके पास 4 7 और 1। अब आपने क्या करना है, आपने ना जो आपने रैंक में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया था सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। रैंक के टाइम तुमने क्या सीखा था, तुमने कहा था कि ये हम पहले पाइवट एलिमेंट है जिसको हम 1 बनाएंगे, उसकी हेल्प से हम नीचे वाले को भी 0 करेंगे और उसकी हेल्प से हम उसके नीचे वाले को भी 0 करेंगे। बेसिकली यू वांट टू मेक इट एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि रैंक में भी आपने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही सीखा था कन्वर्ट करना, वही आपको यहाँ पे करना है। अब आप ये देखो कि ऑलरेडी मेरे पास जो पहला एलिमेंट है ना 1, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 दे रखा है, तो मुझे इसमें तो मेहनत नहीं करनी, ये आपका ऑलरेडी डन है एक स्टेप। आपको क्या करना है, आपको सेकंड एलिमेंट को 0 बनाना। आपने यहाँ पे क्योंकि 2 एंड 1 दोनों को ही 0 बनाना है, सो आप क्या करेंगे, आप ऑपरेशन अप्लाई करो यहाँ पे, R2 गोज टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। जैसे ही आपने ऑपरेशन अप्लाई किया ये पूरी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी। फर्स्ट रो एंड थर्ड रो रिमेन्स एज इट इज़, तो वो तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4। ये आपका नीचे आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 -1 -9, क्योंकि मेरा जो चेंज आ रहा है वो सेकेंड रो में आ रहा है, तो आई एम गोइंग टू चेंज दैट ओनली। क्या आएगा सेकेंड रो, 2 -1 2 माइनस -2 दैट इज 0। नेक्स्ट 3 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 3 -4, तो कितना आया, माइनस का 1। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 8 -3 इंटू 2 6 दैट इज 8 -6 इज 2। नेक्स्ट आपका आ रहा है 7 -8, कितना आएगा, -1। आई होप इट इज़ क्लियर। आपने क्या किया, आपने R2 पे ऑपरेशन अप्लाई किया, क्योंकि आपको सीधा सीधा चाहिए क्या, आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली वैल्यूज से मतलब है। आपने नीचे वाली सेकंड रो को 0 बनाना था, वो आपने बना दिया। अब आप चाहते हो कि मैं इसे भी 0 बनाऊं, और हेल्प आपको ऑब्वियसली इसी की लेनी है। मतलब आप R3 को 0 बनाना चाहते हो और R1 की हेल्प लेना चाहते हो, तो क्यों ना R3 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर दे, क्योंकि ऐसा करते ही आप सीधा सीधा R3 में 0 लेके आ पा रहे हो। तो R1 R2 एज इट इज़ है तो वो तो लिख ही लो, 0 -1 2 -1। नीचे आओ, अब आपने जिस रो में चेंज किया है उसको लिखो। अब R3 -R1 किया, जैसे आपने 1 -1 किया बेटा, ये आ गया 0।
नेक्स्ट आपने किया -1 -2 कितना आ जाएगा अपना -3। नेक्स्ट आप करो -9 -3 कितना आएगा -12। नेक्स्ट करो 1 -4 -3। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट अब देखो आपने क्या करना है, आप खुद देखो आपका एक डायगोनल एलिमेंट, एक कॉलम आपका पूरा तैयार हो चुका है। जैसे ही आपने देखा आपका एक कॉलम तैयार है, ये वाला फर्स्ट वाला, आपने सोचा कि अब चलते हैं सेकंड डायगोनल एंट्री पे। सेकंड डायगोनल एंट्री अपनी क्या है -1। अरे मुझे तो 1 चाहिए होती है, तो पहले इसे 1 कर लेते हैं। कैसे? पूरी सेकंड रो को अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूं तो आपको नहीं लगता कि ये मेरा जो मैं चाहती हूँ वही वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 1 2 3 एज इट इज़ रहेगा, ऊपर 4 एज इट इज़ रहेगा, नीचे 0 रहेगा, -1 की जगह 1 हो जाएगा, 2 की जगह -2, -1 की जगह 1। नीचे वाला एज इट इज़ है तो उसको तो छेड़ो ही मत, वो सिंपल सिंपल लिख दो आप। अब आ जाओ आपको जो चाहिए उस पे। आप कह रहे हो कि मेरा ना डायगनल सेकंड डायगनल एंट्री तो 1 आ गया, मुझे इसकी हेल्प से इससे नीचे वाले को 0 करना है, तो कर लेते हैं। R3 में चेंज करते हैं, R3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2 करो आप, क्योंकि -3 प्लस 3 इंटू 1 3, -3 प्लस 3 करोगे तो ये वाली एंट्री आपकी 0 ही आएगी। तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास, R3 चेंज हो रहा है, R1 R2 सेम है, तो 1 2 3 4 एज इट इज़, 0 1 -2 1 एज इट इज़। अब नीचे आओ, R3 प्लस 3 R2, तो 0 प्लस 3 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा, -3 प्लस 3 अपना 0 आ गया, -12 -6 माइनस का 18। नेक्स्ट इधर आओ, -3 प्लस 3, ये भी 0 आ गया। काम खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। आपने फर्स्ट कॉलम में जो करना था कर दिया, सेकंड डायगोनल एंट्री के नीचे भी 0 बना के कर दिया। अब आप ना इनको वापस से इक्वेशंस में कन्वर्ट करो। कैसे? पहली इक्वेशन की हेल्प से आप क्या लिख सकते हो, आप देखो पहली इक्वेशन से आप लिख सकते थे x प्लस, वापिस से इक्वेशन में बना रहे हैं, जैसे आपने इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाया ऐसी मैट्रिक्स से इक्वेशन बनाओ, x प्लस 2y प्लस 3z किसके इक्वल आएगा 4 के, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 4 दे रखा है b। नेक्स्ट इक्वेशन में 1 है और -2 है, तो 0 इंटू एक्स, तो 0 इंटू एक्स लिखो या मत लिखो एक ही बात है, हटाओ इसे, बच क्या गया सीधा सीधा y -2z किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। थर्ड इक्वेशन में आओ, 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई लिखो मत लिखो एक ही बात है, क्या दिख रहा है -18z, ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि z की वैल्यू क्या है अपने पास 0। इज दैट ओके? जैसे ही आपने z की वैल्यू 0 निकाली, आप इस z की वैल्यू को फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन में डालोगे, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में डालोगे तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। क्योंकि अब मैं यहाँ पे z की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में डालूँ, अगर देखो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड है, ये थर्ड है, तो आई एम टेलिंग यू पुट z इक्वल्स टू 0 इन सेकंड इक्वेशन, तो क्या मिलेगा आपको y -0 इक्वल्स टू 1, तो बेटा y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में, क्या मिलेगा आपको x प्लस 2, y आपका कितना है, y तो 1 था तो 2 ही रह जाएगा, प्लस 3z, z कितना था 0, तो उसे भी हटाओ, इक्वल्स टू 4 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। इज दैट ओके? आई होप इट इज़ वेरी क्लियर नाउ। तो दिस इज़ द सिंपल वे टू फाइंड x, y एंड z। आपका x 2 है, y 1 है एंड z 0 है। किया कैसे आपने, आप देख लो, आपने गॉस जॉर्डन में दोबारा एक बार रैंडमली थॉरोली आपको समझा दूँ। आपने क्या किया, पहले आपने एक मैट्रिक्स A तैयार किया, फिर आपने B तैयार किया, फिर आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB तैयार किया। AB में क्या करना है, A की वैल्यूज़ ऐसे लिखनी है, B अपना साइड बाय साइड लाइन बना के साथ में लिख देना। फिर जो रैंक के लिए फॉलो किया था वही प्रोसेस फॉलो करना है कि पहली डायगोनल एंट्री की हेल्प से नीचे वालों को 0 कर लो, फिर दूसरी डायगोनल एंट्री को 1 बना के उसकी हेल्प से उसके नीचे वाले को 0 करो। बस फ़र्क ये है कि आपको यहाँ पे थर्ड डायगोनल एंट्री पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, वो छोड़ देना, जैसे मैंने यहाँ पे -18 पे छोड़ दिया। और फिर उसी मैट्रिक्स से बना दो अपनी इक्वेशंस, और इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी 2-3, उनको सॉल्व करोगे तो x, y और z भी आपका आ जाएगा। क्लियर है?
फाइन. नाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट वन मोर क्वेश्चन इन दिस, क्योंकि गॉस जॉर्डन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टेज भी आ जाता है. वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो दे दे क्वेश्चन में. जैसे कि एक क्वेश्चन और ट्राई कर रहे हैं, हाथ के हाथ देख लेंगे. क्वेश्चन है आपके पास x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 2. नेक्स्ट है 3x प्लस 6y प्लस 5z इक्वल्स टू 4. नेक्स्ट है 2x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल्स टू 3. अब मैं सीधा सीधा कर रही हूँ रेदर देन राइटिंग एवरीथिंग ऑन द बोर्ड. नाउ आपका ए मैट्रिक्स जो भी था, एक मिनट रुको प्लीज, सीधा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख रहे हैं अपना बिना टाइम वेस्ट करे. ए क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑगमेंटेड में 1 2 1 3 6 5 2 4 3. लाइन बनाओ. बी लिख लो क्या है 2 4 एंड 3. अब फोकस क्या है, पहली डायगोनल एंट्री को क्या चाहती हूँ मैं, 1 बनाना. भाई ये तो पहले ही 1 है, छोड़ दो इसे. इसकी हेल्प से नीचे वालों को 0 करना है. R2 पे ऑपरेशन अप्लाई करो R1 की हेल्प से, तो R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 कर लेते हैं. एक काम और करते हैं, हाथ के हाथ R3 पे ऑपरेशन अप्लाई करो, क्योंकि आप R1 की हेल्प ले रहे हो, तो R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 करेंगे, क्योंकि मैं R3 को R1 की हेल्प से 0 कर सकती हूँ. ठीक है, आई एम यूजिंग साइमल्टेनियसली बोथ द ऑपरेशंस रेदर देन यूजिंग ईच ऑपरेशन वन बाय वन. फाइन. देखो अब आपके पास फ़र्क क्या आएगा. आप चेंज किस किस में कर रहे हो, पहले ये देखो. आपने बोला मैं R2 और R3 को चेंज हम कर रहे हैं, तो R1 तो एज इट इज़ है. R1 की एंट्रीज लिख लो पहले, 1 2 1 एंड 2. क्लियर है. अब आ जाओ जो चेंज किया है. आपने R2 चेंज किया, आपने बोला R2 माइनस 3 R1 करेंगे, तो 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 0. फिर देखो 6 माइनस 3 इंटू 2, तो 6 माइनस 6 बाई चांस ये भी 0 हो गया, कर दो इसे 0. नेक्स्ट देखना 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2 आएगा, है ना, क्योंकि आप R2 माइनस 3 R1 अप्लाई कर रहे हो, तो आपने यही अप्लाई करना है. नेक्स्ट देखो अब आपके पास क्या है, जैसे ही आपने बी मैट्रिक्स वाली साइड पे किया, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 6 कितना आएगा अपने पास, माइनस का 2. ठीक है. अब देखो आपको थर्ड ऑपरेशन जो मैंने आपको दिखाया, थर्ड ऑपरेशन था ये R3 के लिए, तो अब R3 चेंज हो रहा है, R3 माइनस 2 R1 करना है, तो R3 माइनस 2 R1 करना है. ज़रा 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 2 दैट इज 1. फिर इधर आओ, 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 1. एक सेकेंड. इज दिस क्लियर. अब मैंने क्या देखा कि मेरा काम तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है. कैसे, क्योंकि मैंने करना तो चाहा था कि फर्स्ट कॉलम मेरा अपना 100 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, लेकिन मैंने ये देखा कि ये करते टाइम ऑटोमेटिकली सेकंड कॉलम भी काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, या एक हद तक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई है. चेक कर लो बेशक आप. मेरा रैंक निकालने वाला प्रोसेस भी तो मुझे यही कहता था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लेते हैं. ये भी यही कह रहा है, कुछ नया तो है नहीं. तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो मैंने अब बोला कि वापस से इक्वेशंस बनाते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट. पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1. दूसरी इक्वेशन देखो, 0x 0y 2z, तो 2z कितना है, माइनस का 2. तीसरी इक्वेशन देखो, 0x 0y 1z, 1z कितना इक्वल है, माइनस का 1. बेटा ये आपकी जो थर्ड इक्वेशन है और ये जो आपकी सेकंड इक्वेशन थी, इसमें तो कोई फ़र्क है ही नहीं, क्योंकि अगर आप इस सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको यही मिल रहा है. आपको सिर्फ एक ही वैल्यू मिल पाई है, वो है z इक्वल्स टू माइनस का 1. ठीक है. जैसे ही आपने इस चीज़ पे ध्यान दिया, आपने z इक्वल्स टू माइनस 1 को पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में, क्या आएगा, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 2. इसका मतलब x प्लस 2y किसके इक्वल आ गया, अगर मैं इस 1 को वहाँ ले जाऊँ तो ये इक्वल आ गया 3 के. अब मैं ना x निकाल सकती ना y, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरी इक्वेशन है ही नहीं x और y की कि मैं x और y की वैल्यूज़ निकालूं. मेरे पास फाइनली अब दो ही चीज़ें बच गई हैं. एक क्या कि z मुझे पता है माइनस का 1 है, दूसरा क्या कि x प्लस 2y अपने पास 3 अवेलेबल है. तो एक काम करते हैं, x को y के टर्म्स में लिख के देखो तुम. जैसे x कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2y आ जाएगा. यस और नो. अगर आप x की वैल्यू 3 माइनस 2y लिख सकते हो, तो मतलब आप x को रिलेट कर रहे हो किससे,
y के टर्म्स के साथ आप इसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो। अब आप क्या लिखेंगे ये देखो। जैसे मान लो कि मैं ले चुकी हूँ कि हमारे पास ये कुछ भी अवेलेबल है, एक्स या वाई। जैसे मैंने लेट सपोज मैंने बोल दिया कि वाई को ना के ले लेते हैं, मान लिया, क्योंकि कोई भी रैंडम वेरिएबल हो सकता है, कोई भी रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू वाई की आ सकती है। तो एक्स क्या आ जाएगा, एक्स 3 - 2 के आ जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई तो आपस में डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे रिलेट कर रहे हैं। तो मैं वाई को कुछ भी वैल्यू रखूंगी तो एक्स मेरा ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे वाई अगर आप 1 रखोगे तो एक्स कितना आ जाएगा, 3 - 2 दैट इज 1 आ जाएगा। तो एक पेयर आपके पास बनेगा 1, 1 टाइप का। आप बोलो मैं तो वाई को 2 रखूंगी, तो वाई क्या आ जाएगा, वाई 2 × 2 4, 3 - 4 दैट इज -1 आ जाएगा। तो एक पेयर ये आ गया। ऐसी वाई की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए आपको एक्स की इनफाइनाइट वैल्यूज मिलती रहेंगी। तो क्यों ना एक काम करते हैं, सीधा सीधा वाई को के लिख लो, जिससे मैं ये समझ जाऊँ कि के आप कुछ भी रखते रहो, एक्स आपको उस अकॉर्डिंग कुछ भी हर एक वाई की वैल्यू के लिए आपको एक्स मिलता रहेगा। तो मेरे पास जो फाइनल सॉल्यूशन आया वो क्या आया कि एक्स तो 3 - 2 के होगा, वाई अपना के होगा, और जेड तो निकल ही गया था, -1 होगा। ये है हमारा फाइनल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इज दैट ओके? सिंपल, आपने जो वहाँ सीखा वो यही सीखा। गॉस जॉर्डन कहता है कि आपका फोकस होना चाहिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी में। जैसे ही आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी अपनी तैयार कर ली, उसके बाद रैंक निकालते थे, वैसे ही इनको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, और उनको फटाफट से आंख बंद करके इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लो, और इक्वेशन सॉल्व कर करके एक्स वाई और जेड की वैल्यूज निकालनी है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर नाउ। ओके, सो लेट्स स्टॉप दिस। क्रैमर्स आपका हो गया, गॉस जॉर्डन आपका हो गया, मैट्रिक्स इन्वर्जन आपने पहले ही सीख लिया था। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में से यही 3 तरीके आते हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, बिना ये बोले कि कौन सा मेथड लगाना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी चाहे अप्लाई करो। लेकिन अगर साफ साफ आए सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, तो फिर आप क्रैमर्स ही लगाओगे, गॉस जॉर्डन नहीं लगाना है। वो गॉस जॉर्डन पूछे तो गॉस जॉर्डन अप्लाई करोगे। मेजरली वो क्रैमर्स और गॉस जॉर्डन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स इन्वर्जन तो आपने क्लास 12th में भी सीखा हुआ है। बाकी आप ये मत सोचो कि मैट्रिक्स इन्वर्जन छोड़ के काम चल जाएगा, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट एज वेल। ओके,